वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम दिनेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसकी हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एग्रीकल्चर ऑन इन्वायरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी आपके कंपटीशन होते हैं, जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिएगा, आपका जो कंसेप्ट है वेल क्लियर हो जाएगा। और दूसरा चीज़, यदि आप सब्सक्राइब ना किए हों तो प्रियोरिटी बेस पे सबसे पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे जितने भी प्रकार के आपके वीडियो जो आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट हो और सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं वन बाय वन एग्रीकल्चर की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रियल में एग्रीकल्चर होता क्या है। तो देखा जाए एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एक प्रकार का वो साइंटिफिक अप्रोच होता है, एक प्रकार का वो साइंटिफिक प्रैक्टिस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके क्रॉप की जो कंज्यूमर क्रॉप होते हैं उनका क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए एक न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। यदि हम किसी भी कंट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्टर है। इंडिया की बात करें, इंडिया को हम लोग वेल नोन बोलते हैं कि एग्रीकल्चर प्रधान देश आपका है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर पे बहुत से आपके वर्क होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के आपके कल्टीवेशन भी किए जाते हैं। हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर एक डोमिनेंट सेक्टर आपका होता है। लेकिन इसमें जो होता है, एग्रीकल्चर डोमिनेंट सेक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। देखा जाए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर देखा जाए दोस्तों कितने टाइप के होते हैं। तो बोला गया सर दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और सेकंड आपका होता है मॉडर्न एग्रीकल्चर। देखा जाए हम लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो होता था तो फॉरेस्ट को लोग क्लीनिंग करते थे और एग्रीकल्चर वहाँ पे करते थे। सॉइल इरोजन आपका होता था। ट्रेडिशनल आपके एग्रीकल्चर की बात करते हैं, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट होते थे। ये क्यों होते थे, उसका मेन रीजन होता था उस समय आपके नए टेक्नोलॉजी नहीं थे, पहला चीज। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट चीज था कि वहाँ पे उतने साइंटिफिक अप्रोचेज नहीं होते थे, तो लोग क्या करते, फॉरेस्ट को क्लीन करते थे, तो अपना एग्रीकल्चर करते। उस समय सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता था, प्रोडक्टिविटी भी क्या है बहुत कम होती थी, और कहीं ना कहीं आप न्यूट्रिशनल का डिप्लेशन उसमें होता था, कमी होता था। लेकिन जब से मॉडर्न एग्रीकल्चर की हम लोग बात करें, मॉडर्न एग्रीकल्चर में, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला हम बात करते हैं इम्पैक्ट रिलेटेड टू हाई यील्ड वैरायटी। सबसे बड़ा हाई यील्ड वैरायटी की बात करते हैं। अब देखा जाए हाई यील्ड वैरायटी में दो चीज आपके आते हैं, दो चीज होता है। पहला होता है इजी अट्रैक्ट बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस उसमें बहुत रेपिडली क्या होते हैं, आपके अट्रैक्ट होते हैं। रेपिड न्यूट्रिएंट लॉस, बहुत जल्दी उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट लॉस बहुत फास्ट होता है। तो ये आपका इम्पैक्ट होता है जो हाई यील्ड वैरायटी हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस की बात होती है, नाइट्रेट पॉल्यूशन की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्रोफिकेशन की बात होती है। कब, जब फर्टिलाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, रिलेटेड इम्पैक्ट होता है। पेस्टिसाइड रिलेटेड इम्पैक्ट बहुत मेजर आपका है, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस आपके प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, लॉस ऑफ मेनी नॉन टारगेट स्पीसीज होते हैं, और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होते हैं। तो ये भी क्या है, बहुत आपका इम्पैक्ट होता है हमारे ह्यूमन पे। किसका, पेस्ट रिलेटेड इम्पैक्ट का। वाटर लॉगिंग बहुत बड़ा आपका होता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वाटर लॉगिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और सैलिनिटी प्रॉब्लम, जो भी आपके सॉइल का जो पीएच होता है, एएसबी क्या है, कहीं ना कहीं बहुत मेजर आपके प्रॉब्लम है। तो देखा जाए ये इम्पैक्ट की हम लोग बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है एग्रीकल्चर में। यदि हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। यदि हम लोग एक साइंटिफिक अप्रोच से नहीं कर रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, उसका ये सब इम्पैक्ट होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुल्ली आप लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस द डे इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन।
their output in term of yield as well as their impact on environment। बिल्कुल सही है। जितने भी टाइप के जो एग्रीकल्चर्स हैं, चाहे हम लोग ट्रेडिशनल की बात करते हैं चाहे मॉडर्न की बात करते हैं, उसका कहीं ना कहीं क्या हम लोग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे आपके क्या है आपके इम्पैक्ट भी होते हैं। अब इसमें बात करते हैं, देर आर टू टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। टू मेजर आपके टाइप्स हैं। पहला हम लोग बात कर रहे हैं कौन, आपके ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एज वेल एज इट्स इम्पैक्ट। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, देखा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो वहाँ पे होता था, इट इन्वॉल्व ए स्मॉल प्लॉट। उस समय क्या होते थे कि आपके स्मॉल प्लॉट होते थे, सिंपल टूल्स आपके होते थे, नेचुरल अवेलेबल वाटर होते, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड ए मिक्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। तो देखा जाए उस समय जो होते थे उतने टूल्स एंड टेक्निक और साइंटिफिक अप्रोच नहीं होते थे। इट इज ए मोर नियर टू द नेचुरल कंडीशन। जो भी उस समय आपके एग्रीकल्चर होते थे वो कह रहे हैं कि नेचुरल कंडीशन में बहुत ज़्यादा नियर बाई होता था। इस कारण क्या होता था उसमें प्रोडक्टिविटी भी क्या होते थे आपका काफ़ी लो होते थे। अब लो होते थे तो क्या होता था, मेन इम्पैक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर फॉलोज। अब देखा जाए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर दोस्तों अभी आपने क्या बताया कि सर स्मॉल प्लॉट होता था, स्मॉल टूल होते थे, उतने नेचुरल वाटर की अवेलेबिलिटी होता था, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते और मिक्स क्रॉप आपके होते थे। उस समय साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक उतने ज़्यादा नहीं होते थे। नेचुरल कंडीशन में क्या होता था, हम प्रोडक्टिविटी करते थे तो इसमें तो क्या था हमारा प्रोडक्शन बहुत लो होता था। अब इसका इम्पैक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता था उस समय की बात करते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में, सबसे पहला आपको क्या होता था, डिफॉरेस्टेशन। लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट को कट करते थे, जलाते थे, फॉरेस्ट को जला करके और क्लीन करते थे उसके लैंड को, और क्या करते थे कल्टीवेशन और लॉस, और उसका रिजल्ट क्या होता था, लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। अब इसमें देखा जाए डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, फॉरेस्ट को क्लीन करना। फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए लोग क्या करते थे, क्लीन करते थे। अब सोचिए फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट आपका सेक्टर है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे तो फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन क्या है, लोग फॉरेस्ट को क्या करते हैं आपके लॉस कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, तो उसका कहने का इम्पैक्ट आपका होता है। सेकंड की बात करते हैं, सॉइल इरोजन बहुत आपका मेजर इम्पैक्ट हो रहा है। अब देखा जाए सॉइल इरोजन क्यों रहा, क्योंकि जब हम लोग फॉरेस्ट की कवरिंग एरिया को क्लीन करते हैं तो क्लीन करेंगे तो क्या होगा, तो अब देखा जाए जब आपके सॉइल फॉरेस्ट एरिया को हमने क्लीन कर दिया तो क्या होगा, वहाँ पे विंड, रेन, स्टॉर्म ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, वहाँ पे इम्पैक्ट करना चालू कर देगा। उससे क्या हो जाएगा, उसके जो टॉप की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। क्योंकि जब हम लोग जानते हैं किसी भी सॉइल है तो वहाँ पे विंड का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, रैन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका कर रहा है, विंड की खास की बात करते हैं इम्पैक्ट होता है। तो आप देखते हैं जो अपर लेयर की जो फर्टिलिटी हो क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होने लगती है। तो सॉइल इरोजन आपको वही चीज़ आपको लगता है, या रैन होता है तो फॉरेस्ट यदि हमने कट कर दिया तो रैन यदि वहाँ पे होता है तो क्या होता है, वहाँ पे सॉइल का इरोजन चालू हो जाता है, लॉस होना चालू हो जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ते हैं। डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं सॉइल में, उसको बर्न करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उससे क्या होता है, सॉइल का न्यूट्रिएंट क्या होता है आपका पुअर होते चला जाता है। पुअर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कि लोग क्या करेंगे, अपना कल्टीवेशन जो होगा, जो खेती होगा वो शिफ्ट करेंगे अनदर एरिया में। ये सबसे बड़ा आपका इम्पैक्ट होता है डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट। जब कब होता है, बर्न द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉय। ठीक है, जैसे होता है कि जैसे कंज्यूमर पार्ट है, हमने प्लांट का इंटेक कर लिया और लोग क्या करते हैं खेत में ही क्या करते हैं अपने जो फसल के रिमेनिंग पार्ट को क्या करते हैं, जला देते। जब वहाँ पे सॉइल में उसको जला देंगे तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होगा तो खेती अच्छी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी तो क्या करेंगे, अपने खेती को क्या करेंगे, दूसरी जगह शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो लोग फॉरेस्ट को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत मेजर क्या होगा, आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर। ये बहुत बड़ा आपका सेक्टर है मॉडर्न एग्रीकल्चर, हम लोग बात करने चले मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट। देखा जाए मॉडर्न एग्रीकल्चर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए हाइब्रिड सीड क्या क्या हुआ, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ।
हाई वैरायटी ऑफ क्रॉप की वैरायटी डेवलप हो गई, हाई टेक इक्विपमेंट हो गए, ए लॉट ऑफ एनर्जी सब्सिडीज आपकी होना चालू हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर बन गए, पेस्टिसाइड और इरिगेशन वाटर की क्या हो गया अवेलेबिलिटी लार्ज अमाउंट में हो गया। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में हो गया जहाँ पे मॉडर्न आपके क्या हो रहे हैं अप्रोचेज हो रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पे लार्ज अमाउंट के फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है मॉडर्न एग्रीकल्चर से क्या हो रहा है, और इससे हम लोग क्या करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी क्या करते हैं बहुत हाई कर लेते हैं। द फूड प्रोडक्शन हैज इंक्रीज बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। जब मॉडर्न आपके एग्रीकल्चर आ गया तो मॉडर्न एग्रीकल्चर क्यों आया, बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हो गया प्रोडक्टिविटी क्या होगा बहुत हाई बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है आपको कहीं ना कहीं क्या है डिमांड भी आ रही है आपकी फूड की। लेकिन इसका क्या है कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर आपके क्या होते हैं आपके इम्पैक्ट भी होते हैं। क्या होते हैं बहुत ही मेजर आपके क्या होते हैं इम्पैक्ट होते हैं। पहला इम्पैक्ट की बात करते हैं इम्पैक्ट रिलेटेड टू द हाई यील्ड वैरायटी। अभी देखा जाए हाई यील्ड वैरायटी की हम लोग बात करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं जो है स्टोरेज पे क्या होता है बहुत मेजर आपके क्या होते हैं इम्पैक्ट होते हैं। सेकंड की बात करते हैं फर्टिलाइजर रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे बात करते हैं पहला हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। देखा जाए हम लोग बात करते हैं तो मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें क्या यूज किया जा रहा है दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर। जब केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम क्या होता है एक आपके एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब देखिए जब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज करते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का मेजर सोर्स होता है हम अपने खेतों में यूज करते हैं। फार्मर यूज दीज फर्टिलाइजर टू बूस्ट अप क्रॉप ग्रोथ। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉज माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। अब देखा जाए दोस्तों फार्मर क्या करता है अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लोग के फार्मर क्या करते हैं लार्ज अमाउंट के फर्टिलाइजर क्या करते हैं खेतों में डालते हैं। अब देखा जाए जब केमिकल फर्टिलाइजर हम खेतों में डालते हैं तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं क्या होते हैं दोस्तों इम्बैलेंस होना चालू हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं पंजाब की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज इन पंजाब एंड हरियाणा हैज कॉज डिफिशियंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक जिंक इन सॉइल विच अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। अब इसमें देखा जाए आपने लार्ज अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया किसमें अपने एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर में यूज किया तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्या हो गई डिफिशियंसी हो गई। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाने से क्या हो जाएगा उस आपके फील्ड में उस आपके एग्रीकल्चर एरिया में क्या करना पड़ेगा लार्ज अमाउंट में आपको एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करेगी तभी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, अदरवाइज प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं होगी। तो अब जैसे एग्जांपल बताया गया कि जैसे हरियाणा और पंजाब की हम लोगों ने बात किया ये वहाँ पे हम लोग लार्ज अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो कहना कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जिंक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो क्या हुआ सॉइल से धीरे धीरे लॉस हो गया। अब जब जिंक लॉस हो गया तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा जिंक के लॉस हो जाने से आपका बहुत मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ इम्पैक्ट हुआ तो सॉइल की फर्टिलिटी का हो गई आपकी लॉस हो गई। तो जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि यदि हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपने खेतों में तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से क्या होगा तो सीधे बोलेंगे कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी सॉइल की समाप्त हो जाएगी। सबसे मेजर प्रॉब्लम हो रहा है नाइट्रेट प्रॉब्लम। यदि हम लोग क्या कर रहे हैं आपके सॉइल में नाइट्रेट यूज करें माने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अप्लाई इन द फील्ड लीच डीप इन द सॉइल अल्टीमेटली कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर। द नाइट्रेट गेट कंसंट्रेट इन द वाटर व्हेन देयर कंसंट्रेशन एक्सीड 25 mg per liter. They become cause a serious health hazard known as blue baby syndrome या मेथ हेमोग्लोबिनिया। अब इसमें देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है कि यदि आप अपने फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करें या आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर में तो क्या होता है वो जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है आपके सॉइल से होते हुए क्या होता है डीप रीजन में चला जाता है ग्राउंडेड रीजन में चला जाता है। तो वो क्या करता था जब ग्राउंड रीजन में चला गया आपका नाइट्रेट मॉलिक्यूल तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है उसमें नाइट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब नाइट्रेट का कंसंट्रेशन हो गया कितना 25 mg पर लीटर से ज़्यादा हो गया
और ऐसे पानी को जब हम लोग पिएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, सीरियस हेल्थ हैजर्ड हो जाएगा, जिसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बहुत बार कंपटीशन पूछा गया है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके द्वारा होता है, तो बोलेंगे नाइट्रेट प्रॉब्लम होता है। जब हमारे ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट का अमाउंट 25 mg पर लीटर से ज़्यादा हो गया, यदि हम ऐसे पानी को पिएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या बोलते हैं मेथ हेमोग्लोबिनिया। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, आपके डिजीज हो जाते हैं। दिस डिजीज अफेक्ट इन फैक्ट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट कॉज इवन डेथ। यदि आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया तो ये बच्चों में तो मैक्सिमम आपके होते हैं, आप पाया गया है कि वो चाइल्ड क्या होता है, आपका डेथ होता है। जैसे इन डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, दिस प्रॉब्लम हैज फेस फ्रिक्वेंटली। जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, इस कंट्री में इस टाइप के डिजीज को बहुत ही फ्रिक्वेंटली लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन इन इंडिया आल्सो प्रॉब्लम ऑफ नाइट्रेट पॉल्यूशन एग्जिस्ट इन मेनी एरिया। इंडिया में भी हम लोग बात करते हैं, काफ़ी एरिया में क्या है, आपके नाइट्रेट प्रॉब्लम्स जो है आपको देखा जा रहा है। यूट्रोफिकेशन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, बहुत बार पूछा गया। यूट्रोफिकेशन एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस फर्टिलाइजर in agriculture lead to the another problem which are not related to the soil but related to the water bodies like lake. The large proportion of nitrogen and phosphorus used in crop field is washed off and along with runoff water reach the water bodies cause over-nourishment in the lake and a process is known as eutrophication. अब इसमें देखा जाए, जब हम लोग अपने खेत में नाइट्रोजन फास्फोरस का एक्सेसिव यूज करते हैं, जब रेन होता है तो क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो फर्टिलाइजर है वो दोस्तों कहाँ चला जाता है, हमारे लेक में चला जाता है। जब हमारे लेक में चला गया, हमारे वाटर बॉडीज में चला जाता है, तो अब देखा जाए वहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वहाँ पे बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं नॉरिशमेंट आपको बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे क्या कॉज कर देता है, यूट्रोफिकेशन, कि जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनका क्या होता है, ओवर ग्रोथ होने लगता है, जो आपके वाटर के फ्लो को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यूट्रोफिकेशन, ड्यू टू यूट्रोफिकेशन द लेक गेट इन्वेड बाय द एल्गल ब्लूम। तो वहाँ पे एल्गल ब्लूम देखा जाए एल्गल ब्लूम क्या करेंगे, ये स्पीसीज जो होते हैं जो नाइट्रोजन फास्फोरस फर्टिलाइजर को कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, और इनकी ग्रोथ ओवर हो जाती है। जब ओवर ग्रोथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं लेक जो होता है उसके वाटर के फ्लो को क्या करता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट कॉज कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, जब एल्गल ब्लूम बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे किसको इफेक्ट करेगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दूसरे के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, और जो आपके वाटर फूड चेन है उसको क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूट्रोफिकेशन से क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये वाटर के फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा क्या करता है, दे अफेक्ट द टॉक्सिक एंड बैडली अफेक्ट द फूड चेन। जो आपके फूड चेन होते हैं उसको क्या करता है, उसको इफेक्ट कॉज कर देता है, यूट्रोफिकेशन से होता है। और यूट्रोफिकेशन कैसे होता है, जब आप एक्सेसिव नाइट्रोजन फास्फोरस फर्टिलाइजर आप एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं, तो ये चीज आपका होता है। पेस्टिसाइड रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ पेस्टिसाइड आर यूज इन एग्रीकल्चर। अब देखा जब डिफरेंट जो पेस्ट होते हैं, जब मॉडर्न हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की, हाई वैरायटी डेवलप करते हैं, तो पेस्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब पेस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होगा तो कहना कि एग्रीकल्चर को क्या करेगा, आपको माने क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो लोग क्या किए, केमिकल पेस्टिसाइड लोगों ने क्या किया, डिजाइन किया। वो केमिकल पेस्टिसाइड क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन की हम लोग बात करते हैं, द फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड इंक्लूड केमिकल लाइक सल्फर, आर्सेनिक, लेड और मरकरी टू किल द पेस्ट। जब पहले की हम लोग खेती की बात करते हैं उस समय लोग क्या करते थे, आपके केमिकल यूज करते थे, सल्फर, आर्सेनिक, लेड, मरकरी यूज करते थे, जो क्या होता था, पेस्ट को किल करता था। डीडीटी हुज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी वाज डिस्कवर्ड बाय पाउल मुलर। ठीक है, तो पाउल मुलियर ने क्या किया, सबसे पहले डिस्कवर किया था आपके किसको, डीडीटी को 1939 में, और ये सेकंड जनरेशन पेस्टिसाइड आपका जिसको हम बोलते हैं। आफ्टर 1940 ए लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक पेस्टिसाइड कम इनटू यूज।
उसके बाद क्या हुआ 1940 के बाद क्या लार्ज अमाउंट के क्या हुए साइंटिफिक पेस्टिसाइड क्या हुए प्रोड्यूस किए गए जो पेस्ट के अगेंस्ट क्या किया गया वर्क किया। लेकिन these pesticides have gone a long way in protection our crop from huge loss occurring due to pest, yet they have a number of side effect। अब इसमें देखा जाए बहुत मेजर क्या होता है आपके साइड इफेक्ट होते हैं जब हम लोगों ने केमिकल का यूज करते हैं। तो ये पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से पेस्टिसाइड केमिकल यूज किए जाते थे पेस्ट को मारने के लिए, तो दोस्तों क्या बताएंगे सल्फर, आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी। सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, सेकंड जनरेशन की हम लोग बात करें तो कौन सा आपका पेस्टिसाइड यूज किया गया था सबसे ज्यादा आपके पेस्ट को मारने के लिए, तो बोला गया डीडीटी। डीडीटी की हम लोग बात करते हैं बहुत पॉपुलर आपका केमिकल होता है जो उसको हम लोग क्या कहते हैं सेकंड जनरेशन पेस्टिसाइड बोला जाता है जो लार्ज अमाउंट में क्या किया जाता है आपको यूज किया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग लार्ज अमाउंट में पेस्टिसाइड को यूज कर रहे हैं तो इसका क्या है एक नंबर क्या है साइड इफेक्ट भी है। पहला आपका साइड इफेक्ट की बात करते हैं क्रिएटिंग रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड प्रोड्यूस द न्यू पेस्ट। अब इसमें देखा जाए जब आप लोगों ने लार्ज अमाउंट में पेस्टिसाइड यूज किया गया तो पेस्ट के अंदर क्या हुआ धीरे धीरे क्या हुआ रेजिस्टेंस पावर जनरेट हो गया और रेजिस्टेंस पावर जनरेट कर दिया तो उससे क्या हुआ न्यू पेस्ट आपके प्रोड्यूस हुए जो क्या किए जिससे उस पेस्टिसाइड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सम इंडिविजुअल द पेस्ट स्पीसीज सर्वाइव इवन आफ्टर पेस्टिसाइड स्प्रे। जब हम लोग पेस्टिसाइड अपने एग्रीकल्चर में स्प्रे करते हैं तो पेस्ट क्या होते हैं बहुत से सर्वाइव भी कर रहे हैं। द सर्वाइवर गेट राइज हाई रेजिस्टेंस जनरेशन जिससे क्या होता है उस पेस्टिसाइड से उस पेस्ट के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे कितने आपके हुए अबाउट 20 स्पीसीज ऑफ पेस्ट आर नाउ नोन विच हैव बिकम इम्यून टू ऑल टाइप ऑफ पेस्टिसाइड नोन एज सुपर पेस्ट। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं सुपर पेस्ट से बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया सुपर पेस्ट। सुपर पेस्ट हम किसको बोलते हैं दोस्तों सुपर पेस्ट हम उसको बोलते हैं जो स्पीसीज के ऊपर किसी भी पेस्टिसाइड का इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब क्या है उस पेस्टिसाइड के अगेंस्ट क्या हुआ उसके अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो गया उसको बोलते हैं सुपर पेस्ट। ये बहुत बड़ा आपका होता है पेस्ट। सेकंड बात करते हैं डेथ ऑफ नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं कुछ आपके नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होते हैं वो भी क्या होते हैं किल हो जाते हैं डेथ हो जाते हैं। जो नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं जो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। थर्ड की बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं यदि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक फूड चेन के सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन बायो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे न बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन तो क्या करता है आपके फूड चेन को क्या करता है डिस्टर्ब करता है। यदि जो भी ऑर्गेनिज्म किसी के फूड चेन को क्या कर दे डिस्टर्ब कर दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मेनी ऑफ पेस्टिसाइड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल कीप ऑन एक्यूमुलेशन इन द फूड चेन ए प्रोसेस नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो फूड चेन में क्या हो जाएगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और फूड चेन को क्या कर देगा डिस्टर्ब कर देगा चाहे हम किसी भी फूड चेन की हम लोग क्या करें बात करें। वाटर लॉगिंग ये सबसे मेजर आपका प्रॉब्लम होता है। वाटर लॉगिंग मतलब होता है ओवर इरिगेशन ऑफ क्रॉप बाय फार्मर फॉर गुड ग्रोथ देयर क्रॉप विल लीड टू द वाटर लॉगिंग। देखा जाए फार्मर का क्या मेन होता है हम जितना ज़्यादा सिंचाई करेंगे इरिगेशन करेंगे उतना बेटर क्या हो जाएगा हमारे क्रॉप में प्रोडक्टिविटी बेटर होगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या करेगा जब एक्सेसिव क्या हुआ वहाँ पे इरिगेशन हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा एक पार्टिकुलर रीजन में वाटर क्या हो जाएगा एक्यूमुलेट हो गया बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं वाटर लॉगिंग। उससे पौधे क्या होते हैं सड़ जाते हैं मर जाते हैं। तो इनएडिक्वेट ड्रेन कॉज एक्सेसिव वाटर टू एक्यूमुलेट अंडरग्राउंड एंड द फार्मर आर कंटिन्यू कॉलम विथ वाटर टेबल। तो जो वाटर टेबल आपका होता है वो क्या होता है नॉर्मल से बहुत हाई हो जाता है। जब वाटर टेबल क्या हो गया राइज हो गया तो प्लांट के जो रूट होते हैं द वाटर टेबल राइज while the root of plant does not get adequate air for respiration। देखा जाए यदि किसी पार्टिकुलर रीजन में बात करते हैं एग्रीकल्चर में जहाँ पे कहता है पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो प्लांट के रूट क्या करेंगे रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट के रूट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा वो प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाएंगे आपके डेथ हो जाएंगे। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल डिक्लाइन। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा डिक्लाइन हो जाएगा और क्रॉप क्या हो जाएगा आपका फॉल हो जाएगा। वो क्रॉप क्या हो जाएगा आपका डैमेज हो जाएगा और आपके क्रॉप गिर जाते हैं। तो आप लोग देखते रहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है किसी भी खेत में तो क्रॉप गिर जाते हैं कि नहीं क्यों गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है
इतने वाटर मॉलिक्यूल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है वाटर के जो रूट्स होते हैं उसके पास ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं पहुंच पाता, रेस्पिरेशन नहीं कर पाता, तो प्लांट क्या होता है ड्राई हो जाता है। सैलिनिटी की बात करें, सबसे मेजर आपका प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एट प्रेजेंट 1/3 ऑफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय द साल्ट। साल्ट पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, वो आपका 1/3 जो आपका है कल्टीवेशन बहुत मेजर इफेक्ट कर रहा है साल्ट। अब इन इंडिया की बात करते हैं, 7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड आर एस्टिमेटेड टू बी साल्ट इफेक्टेड विच मे बी सलाइन आर सोडिक। सलाइन या सोडिक बोलते हैं, जिसको साल्ट इफेक्ट बोलते हैं। अब देखा 7 मिलियन हेक्टेयर इंडिया की बात हो रही, इंडिया की बात हो रही, इतने हेक्टेयर क्या हो रहे हैं आपके जो सॉइल हैं वो कहीं ना कहीं साल्ट से क्या हो रहे हैं आपके इफेक्ट हो रहे हैं। सलाइन वाटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। अब इसमें देखा जाए जब हमारे सॉइल सलाइन हो गया, साल्ट हो गया उसके अंदर, तो जैसे सोडियम क्लोरीन, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या होते हैं आपके सॉइल में क्या करते हैं सॉल्ट के लेवल को बढ़ा देते हैं। और ये सॉल्ट क्या करता है हमारे जो सॉइल की कंडीशन को क्या करता है चेंज कर देता है। क्यों करता है? देयर इलेक्ट्रिक कंडक्ट इज मोर देन 4 ds पर मीटर हो जाता है। देखें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं, यदि आपके क्या 4 ds पर मीटर आपका हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके क्या करेगा आपके सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। तो सोडिक सॉइल हैव कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ द सोडियम, द pH यूजुअली एक्सीड 8 and the exchangeable sodium percentage is more than 15%। अब सोचिए दोस्तों, यदि आपके सॉइल का जो pH है वो 8 हो गया, मोर देन 8 हो गया, किसके कारण? आपके साल्ट के कारण, जैसे कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, तो उससे क्या हो जाएगा pH इतना हाई हो जाएगा, pH इतना हाई हो जाएगा जिससे क्या हो जाएगा हमारा सॉइल क्या हो जाएगा आपका डैमेज हो जाएगा। थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इन हरियाणा एंड पंजाब आर अफेक्टेड बाई द सैलिनिटी एंड एल्किनिटी। हमारे इंडिया की बात करते हैं जहाँ पे लार्ज अमाउंट में सॉइल क्या होते हैं आपके होते हैं। जैसे आपको देखा जाए ये आपको सॉइल का एक क्रॉस सेक्शन किया गया है। अब इसमें देखा जाए यदि आपके यहाँ पे इवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपके होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब वहाँ पे यूज होता है। अब देखा ये सॉल्ट क्रस्ट, यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रक्चर दिखा है सॉल्ट क्रस्ट। ये सॉल्ट क्रस्ट क्या हो जाएंगे आपके सरफेस पे आ जाते हैं। ये अपर लेयर क्या होता है वहाँ पे क्या होता है लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं सॉल्ट हो जाते हैं। जब अपर लेयर में लार्ज अमाउंट में यहाँ पे सॉल्ट हो गए तो क्या होता है कहीं ना कहीं क्या होता है क्रॉप को इफेक्ट करता है। यदि वाटर लॉगिंग हो गया, वाटर लॉगिंग यदि आपके यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो प्लांट के रूट क्या करेंगे रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। तो वाटर लॉगिंग क्यों होता है? एक्सेसिव रेनफॉल होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे वाटर क्या होता है लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे आपके एग्रीकल्चर में। तो उससे इसका मतलब क्या हुआ जो वाटर टेबल है आपके सॉइल का क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। यदि वाटर टेबल सॉइल का इंक्रीज हो गया तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा प्लांट आपका सूख जाएगा। सैलिनिटी की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग बात करते हैं आपको कि आपके साल्ट का इम्पैक्ट क्या है। एडिशनल साल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं अपने खेतों में, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट आपका होता है कि जिसमें लार्ज अमाउंट में हेक्टेयर माने आपके लैंड आपके इफेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या होता है। ये वीडियो आपसे और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।